वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करंटली कवर कर रहे हैं एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज का लेक्चर बिल्कुल भी मत मिस करना बिकॉज हम इसमें बीएसए के जो क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर वो कवर करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट और आ चुके हैं, चैनल पे अपलोडेड है, उन्हें जाके जरूर देखो। इसके अलावा हम फैमिली लॉ, एडवोकेट्स एक्ट, पीआईएल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनके क्वेश्चंस भी जरूर लगाओ जाके। ठीक है, और इसके बाद एक पार्ट और आएगा और हमारा एविडेंस रैपअप हो जाएगा, जिसके बाद हम करेंगे एनवायरमेंटल लॉ। सो स्टे ट्यून विद अस। टेलीग्राम पे जाके चैनल ज्वाइन कर लो। इन लेक्चर्स की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ है वहां पे अपलोड हो जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमसे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी अबाउट माई वॉइस, मेरा गला काफी खराब है थैंक्स टू दिल्लीज एनवायरनमेंट करेंटली। बट चलो टाइम नहीं वेस्ट करते और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 122 ऑफ द एविडेंस एक्ट, अ कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज। सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग शादी के टाइम स्पाउस से किया हुआ कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए, remains privileged after the dissolution of marriage by divorce but not so on after death। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बट ऑप्शन अलग थे। पहला ऑप्शन कहता है कि वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज तब भी मेंटेन रहता है शादी के डिसॉल्व होने के बावजूद, अगर शादी डिसॉल्व हुई हो बिकॉज ऑफ डिवोर्स, बट अगर डेथ की वजह से हुई हो तो उस केस में नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? डज नॉट रिमेन प्रिविलेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स, कि अगर डिवोर्स से डिसोल्यूशन हुआ है तो वो प्रिविलेज मेंटेन नहीं रहता है। ऑप्शन सी, रिमेन्स प्रिविलेज्ड इवन आफ्टर डेथ। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि डेथ के बावजूद किसी भी वजह से डेथ हुई हो वो प्रिविलेज मेंटेन रहता है। ऑप्शन डी, डज नॉट रिमेन प्रिविलेज आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स और डेथ। उन्होंने बोला है कि किसी भी वजह से एंड हुई हो मैरिज, चाहे डिवोर्स की वजह से हुई हो चाहे डेथ की वजह से हुई हो, वो प्रिविलेज नहीं रहता है। आंसर इज सी, रिमेन्स प्रिविलेज्ड इवन आफ्टर डेथ। देखो, डिवोर्स से शादी एंड हुई हो, किसी भी वजह से हुई हो, क्लियरली मैंने बेयर एक्ट अटैच नहीं किया है क्योंकि मैंने प्रीवियस पार्ट में इसको डिस्कस किया हुआ है काफी डिटेल में। चाहे आपकी शादी है या अब खत्म भी हो चुकी है, वो प्रिविलेज मेंटेन रहता है, एक्सेप्ट इन सिचुएशंस जहां वो दोनों लोग खुद पार्टीज हैं किसी सूट में। ठीक है, या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जिसमें दोनों पार्टीज हैं, उसके अलावा दैट प्रिविलेज इज मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Evidence to document unmeaning reference to existing facts is called as, option A, patent ambiguity, option B, latent ambiguity, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। ये बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये वर्ड्स आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलते हैं, ये अलग से आपको पता होने चाहिए। पेटेंट एम्बिग्विटी किसे कहते हैं? जब ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट हमें दिख रहा हो कि कोई एरर है, मतलब शक्ल में ही पता चल रहा है कि प्रॉब्लम है। और लेटेंट, लेटेंट हीट भी पढ़ी है फिजिक्स में अगर किसी ने तो उसे पता होगा, जो धीमे धीमे पता चलता है। ठीक है, तो लेटेंट किसे बोलते हैं? जो सामने से तो नहीं पता चल रहा है हमें, पर जब उसको फैक्ट पे अप्लाई करने जाते हैं तब पता चलता है कि इसमें प्रॉब्लम है। और एम्बिग्विटी किसी डाउट को, किसी कंफ्यूजन, किसी प्रॉब्लम को ही कहते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया एविडेंस टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग रेफरेंस, कोई डॉक्यूमेंट जिसका अनमीनिंग सा रेफरेंस है उसको उसमें एविडेंस देना पड़े एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? आंसर इज बी, लेटेंट एम्बिग्विटी। क्योंकि ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम पता नहीं चल रही है, एम्बिग्विटी मालूम नहीं पड़ रही है, बट जब फैक्ट्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, उस केस में एविडेंस देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट एम्बिग्विटी। पेटेंट के केस में क्या होता है? ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट पता चल रहा है कि एम्बिग्विटी है, इसलिए वहां पे एविडेंस देने का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, देखो, लेटेंट, नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ, एविडेंस यूज्ड टू प्रूव डॉक्यूमेंट्स इंटेंडेड मीनिंग। क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बाय अ पर्सन हु इज डेड इज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर डैश ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर डेड इंसान के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, यानी हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, हर पार्ट में इस पे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है किस सेक्शन के अंदर बात होती है। ऑप्शन ए, सेक्शन 32 सब क्लॉज 3, सेक्शन 32 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 5 या फिर सब क्लॉज 6। आंसर इज बी, सेक्शन 32 सब क्लॉज 1। बेयर एक्ट मैंने जान के अटैच नहीं किया है, जाओ खोल के देखो, प्रीवियस पार्ट्स में 4-4 5-5 बार डिस्कस किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ नेमो मॉरिट्यूरस प्राइसुमिट्यूर मेंटेरिम, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई नो। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, अ डाइंग मैन कैन नेवर स्पीक ट्रूथ, मरता हुआ इंसान कभी सच नहीं बोल सकता। ऑप्शन बी, अ डाइंग मैन कैन नेवर स्पीक फॉल्सहुड, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। ऑप्शन सी, अ डाइंग मैन कैन स्पीक ट्रूथ, मरता हुआ इंसान सच बोल सकता है। ऑप्शन डी, या फिर ऑप्शन डी, अ डाइंग मैन मे नॉट स्पीक फॉल्सहुड, मरता हुआ इंसान शायद झूठ ना बोले। ऊपर का कुछ मतलब ना भी पता हो ना तो भी आप इसे बता लोगे कि इसका आंसर है बी,
अ डाइंग मैन कैन नेवर स्पीक फॉल्सहुड, हमेशा कहते हैं मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता. आंसर इज बी, अ डाइंग मैन कैन नेवर स्पीक फॉल्सहुड, सेक्शन 32 सब क्लॉज 1. ओके. Next question. According to the Law Commission of India 69th report, Section 27 of the Indian Evidence Act is based on. Section 27 Indian Evidence Act का किस पे based है? Option A, Doctrine of Introspection. Option B, Doctrine of Testimonial Incrimination. Option C, Doctrine of Confirmation. या फिर D, none of the above. सेक्शन 27 में डिस्कवरी रूल की बात होती है. बेसिकली ये उस बारे में है कि अगर किसी ने पुलिस के सामने कुछ कन्फेस किया है पुलिस कस्टडी में, और उस कन्फेशन के बेसिस पे अगर पुलिस कुछ डिस्कवर कर लेती है, कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, कोई भी ऐसा डिस्कवरी होती है किसी आइटम की, तो वो वाला पार्ट जो है ना, वो प्रूव्ड माना जाता है, उसको एविडेंस में लिया जाता है. बिकॉज अदरवाइज वी नो पुलिस कस्टडी में किया हुआ कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, तो डिस्कवरी रूल है ये, और 69th रिपोर्ट इसी के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बोलती है बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कि जो बोला गया था उसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं थी उस कन्फेशन की, क्योंकि पुलिस कस्टडी में दिया था, बट जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए, जो उसके बाद डिस्कवरी हुई, उसके चलते वो कंफर्म हो गया. ठीक है, ओनली पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट कंफर्म बाय डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट इज एडमिसिबल. उस पूरे कन्फेशन का वो पार्ट जो उस फैक्ट की डिस्कवरी से कंफर्म हो रहा है हमारे लिए, सिर्फ वो एडमिसिबल होगा, बाकी नहीं होगा. ठीक है, ये बैराक में एग्जैक्टली कहीं लिखा नहीं हो, देखो लॉ रिपोर्ट है, तो इस पॉइंट को प्लीज ध्यान रखना. ठीक है, डॉक्ट्रिन्स एज आई टोल्ड यू आपको याद रखने पड़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट अ पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 years इज ऑन whom. हमें पता है कि अगर कोई 7 साल तक किसी की खबर नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और जो लोगों को नेचुरली पता होना चाहिए कि ये इंसान जिंदा है, उसकी कोई भी खबर अगर नहीं मिल रही है 7 साल तक, तो उस केस में मान लिया जाता है कि वो मर गया है. ठीक है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूविंग कि नहीं भाई वो इंसान जिंदा है, ये बोझ बर्डन किस पे आएगा? ऑप्शन ए, वन हु डिनाइज इट, वो जो इस बात से इनकार करता है कि नहीं जिंदा नहीं है. ऑप्शन बी, वन हु अफर्म्स इट, वो इंसान जो कहना चाहता है कि हाँ जिंदा है. ऑप्शन सी, एनी थर्ड पर्सन और स्ट्रेंजर. या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो बी है, वन हु अफर्म्स इट. ऑब्वियसली जो ये बात कहना चाहता है कि नहीं आपको लग रहा है मर गया है पर वो इंसान जिंदा है, उसी पे बर्डन ऑफ प्रूफ है ना कि तुम साबित करो. ठीक है, तो आंसर इज बी, वन हु अफर्म्स इट. और यहाँ पे सेक्शन 108 इसी बारे में बताता भी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The court's discretion to permit leading questions is confined only to matters which are. Leading question पे इतने questions आ चुके हैं, इसको जरूर प्लीज पढ़ के जाना. क्वेश्चन कह रहा है कि कोर्ट का जो डिस्क्रिशन है टू परमिट लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ तक कन्फाइंड है, किन मैटर्स तक. ऑप्शन ए, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स. ऑप्शन बी, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स. ऑप्शन सी, फैक्ट्स ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सेक्शन 142 जाके खोल के देखो, ये बातें एज इट इज वहां लिखी हुई है 142 में. 141 लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बात करता है, 142 बताता है कि किस केस में लीडिंग क्वेश्चन अलाउ करता है कोर्ट. ठीक है, और वो यही 3 सिचुएशंस हैं. आगे बढ़ते हैं. द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी. सवाल ये कि क्या ए ने बी का मर्डर किया. Marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts under. सवाल है कि ए ने बी का मर्डर किया कि नहीं. जमीन पे कुछ निशान है, ठीक है, जहां पे उनके बीच हाथापाई या स्ट्रगल हुआ होगा, उसके आसपास मिले हैं. तो ये फैक्ट किस सेक्शन के अंडर रेलेवेंट होगा? ऑप्शंस. ऑप्शंस सेक्शन 7, 6, 8 या 11. करेक्ट आंसर इज ए, सेक्शन 7. जब आप सेक्शन 7 पढ़ोगे तो क्या लिखा है? फैक्ट्स विच आर दी ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ एक्शन इशू. इशू तो ये है कि मर्डर किया कि नहीं किया, पर जो ओकेजन को लेके, कॉज को लेके या फिर इफेक्ट को लेके बात करें, तो इफेक्ट है ना, ग्राउंड पे निशान आना एक असर है, एक इफेक्ट है उस इंसिडेंट्स का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा फैक्ट एंड इशू है. देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया भी हुआ है. द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, सेम इलस्ट्रेशन दिया है. ठीक है, तो मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस बाय स्ट्रगल वॉज कमिटेड, वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सेक्शन 93 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ट्रीट्स पेटेंट एम्बिग्विटी एज. अभी मैंने पेटेंट और लेटेंट समझाया था. पेटेंट कौन सी होती है? जिसमें मुंह पे दिख रहा होता है कि उस डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है. और मैंने ये भी बताया था कि अगर ऐसा है तो उस केस में एविडेंस देने का कोई स्कोप ही नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकते. लेटेंट में शक्ल पे पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम है, जब उसे फैक्ट एंड इशू पे अप्लाई करो तब पता चलता है कि कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उस केस में एविडेंस देना पड़ता है. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ऑप्शन आप सोचो कि क्या होगा. ए, क्यूरेबल यानी इसका इलाज है. बी, इनक्यूरेबल. सी, प्रॉपर. या डी, नन ऑफ द अबव. अभी जो बताया उस बेसिस पे समझ में आ रहा होगा. आंसर इज ऑप्शन बी, इनक्यूरेबल. ठीक है,
देखो बी इनक्योरेबल पेटेंट लेटेंट मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। सेक्शन 93 देखो बता रहा है कि अगर अमेंडमेंट में एम्बिगुअस है ऑन इट्स फेस तो उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज, लॉ को प्रिज्यूम करना कि ऐसा होगा। ए डिस्क्रिशनरी एंड रिब्यूटेबल, डिस्क्रिशनरी मतलब कोर्ट के मूड पे है वो करना चाहते हैं कि नहीं, और रिब्यूटेबल मतलब उसको अगर एविडेंस दिया जाए तो डिनाई भी किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, रिब्यूट किया जा सकता है। ऑप्शन बी मैंडेटरी एंड रिब्यूटेबल, कंपलसरी है उसको मानना, ऑन द फेस ऑफ लॉ उसको प्रिज्यूम करना कि वो सही है, ये मैंडेटरी है बट रिब्यूटेबल है। ऑप्शन सी मैंडेटरी एंड इरेब्यूटेबल, कि उस केस में आपको मैंडेटरी है मानना कि अगर लॉ है तो फिर वो प्रिज्यूम करो कि सही है, और उसको कोई एविडेंस देके आप डिनाई नहीं कर सकते, रिब्यूट नहीं कर सकते, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी मैंडेटरी एंड इरेब्यूटेबल। सेक्शन 4 एक तो हमें बताता है कि कौन सा शैल नॉट और कंक्लूसिव वो सब कुछ समझाता है, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के बेसिस पे है, ये बातें कहीं लिखी नहीं है बेयर एक्ट में। ये समझने वाली बात है कि अगर कोई लॉ है तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि वो सही है, कानून को थोड़ा डिनाई करते फिरोगे आप, ठीक है, एविडेंस देके। तो उसको कोर्ट मान के चलता है कि लॉ है तो सही होगा, ठीक है, और इरेब्यूटेबल होगा कि यानी उसको ऐसा नहीं कि तुम कोई ऑल्टरनेटिव सबूत देके गलत साबित करने लग जाओ, ठीक है। हम यहाँ लॉ की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर के हैं जो बीएसए से रिलेटेड पूछे गए हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान से फॉलो करना। विच वर्ड इज इंसर्टेड इन सेक्शन 22 ऑफ द बीएसए दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट। सिंपल है, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 खोलो और बीएसए का सेक्शन 22 खोलो, देखो कौन सा नया वर्ड ऐड किया है, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन है इंड्यूसमेंट, कोअर्जन, थ्रेट या फिर प्रॉमिस। करेक्ट आंसर इसका है बी कोअर्जन। देखो 24 में क्या है, कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बीएसए में सब कुछ सेम है बट कोअर्जन वर्ड ऐड कर दिया गया है, तो आंसर हमारा कोअर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट इज डिस्कस्ड इन। ऑप्शन ए सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। प्लीज ध्यान रखना बीएसए है, एविडेंस एक्ट नहीं है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात हो रही है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी सेक्शन 14। इंडेक्स से ही देखोगे तो भी हो जाएगा, मैंने तो बैराक भी लगा दिया, पर ये इंडेक्स में ही नाम पढ़ोगे मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। लंबा क्वेश्चन देखे डरो मत, शांति से पढ़ो तुरंत समझ में आ जाएगा। इन अ क्रिमिनल ट्रायल राजेश इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, राजेश पे चोरी का इल्जाम लगा है, ठीक है। During the investigation, the police recovers a stolen laptop from a location known to be frequented by राजेश। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस को एक लैपटॉप मिलता है एक ऐसी जगह से जहां राजेश बहुत फ्रीक्वेंटली जाता था। His fingerprints are found on the laptop, उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं उस पे। According to BSA, how should the court interpret this piece of evidence? तो ये जो एविडेंस मिला है पुलिस को कि लैपटॉप मिला है उस पे फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं, इसको कोर्ट को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए ये पूछा गया है अकॉर्डिंग टू बीएसए। ऑप्शन ए, the recovered laptop and fingerprints automatically considered conclusive proof of राजेश guilt। इनका कहना है क्योंकि लैपटॉप मिला एक जगह से और उस पे इसके फिंगरप्रिंट है तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, मतलब ये कंफर्म हो गया है कि राजेश ही गिल्टी है। एक बात ये हो गई। ऑप्शन बी, द रिकवर्ड लैपटॉप एंड फिंगरप्रिंट्स आर circumstantial evidence that can be considered along with other evidence but do not by themselves prove guilt beyond reasonable doubt। इनका कहना है कि ये जो लैपटॉप और फिंगरप्रिंट्स उस पे मिले हैं ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये सर्कमस्टेंस हालात के बेस्ड वाला एविडेंस है, और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं बाकी एविडेंस के साथ, पर ये खुद में साबित नहीं करता है कि राजेश ने ही क्राइम किया है। डाउट जरूर पैदा करता है, रीजनेबल डाउट, जायज डाउट पैदा होता है हमारे मन में, पर ये साबित नहीं करता है, कंक्लूसिव नहीं है, ठीक। ऑप्शन सी, द एविडेंस इज इनएडमिसिबल because the police did not obtain a search warrant before recovering the laptop। ऑप्शन सी कहता है कि एविडेंस एडमिसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास कोई सर्च वारंट ही नहीं था जब वो लैपटॉप ढूंढने गए, तो भले उन्हें मिल गया है पर हम इसको एडमिसिबल नहीं मानेंगे। ऑप्शन डी, द फिंगरप्रिंट्स मस्ट बी वेरीफाइड बाय एटलीस्ट 2 फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड इन कोर्ट। कम से कम 2 फोरेंसिक एक्सपर्ट से फिंगरप्रिंट वेरीफाई होने जरूरी है इससे पहले कि ये बात कोर्ट में रखी जाए। अब ध्यान से अगर कॉमन सेंस लगा के सोचो तो फिर पहले का तो कोई सेंस नहीं बनता। जस्ट बिकॉज कहीं से लैपटॉप मिल गया जहां वो इंसान अक्सर आता जाता है और उसके फिंगरप्रिंट मिले, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता। सबूत मिलना और उसका एडमिसिबल होना, इसका वारंट होने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है,
और ये भी गलत है, ए और सी गलत हो गए। डी देखो, फिंगरप्रिंट कम से कम 2 लोगों से वेरीफाई होनी चाहिए, 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट से वेरिफिकेशन लिखा है, ये बात सही है। कम से कम 2 होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है? 1 आदमी भी कर सकता है, 5 आदमी भी कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं लिखा है। इसलिए ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज़ बी, कि लैपटॉप और उसपे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इसे हम बाकी एविडेंस के साथ कंसिडर कर सकते हैं, पर ये खुद में साबित नहीं करता कि गिल्टी राजेश है। हाँ, ये डाउट ज़रूर पैदा करता है। तो आंसर इज़ बी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ बेरैक भी चार्ट है, 39 और 23 दोनों का, बीएसए के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of BSA provides that no court shall require any communication between the ministers and the president of India to be produced before it? ऑप्शन ए at section 65, ऑप्शन बी 165, ऑप्शन सी 268 या फिर ऑप्शन डी 168। इसको तो तुरंत काट दो, ऑप्शन 268 है ही नहीं सेक्शन, तो हो ही नहीं सकता आंसर। 3 में जाओ, चेक करो कौन सा है, पता चल जाएगा। आंसर इज बी, सेक्शन 165। नाम है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, where a document is executed in several parts like printing, lithography or photography, video recording, computer resource as an electronic or digital record, BSA classifies each part as a प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या साइंटिफिक एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल सुनने में ही गलत लग रहा है, साइंटिफिक भी नहीं बैठ रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी में से कोई एक होगा, ठीक है? हमसे कहा गया है अगर कोई डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है सेवरल पार्ट्स में इन सब चीज़ों के थ्रू, ठीक है, तो बीएसए उसे कैसे क्लैरिफाई करता है? जाओ प्राइमरी एविडेंस पढ़ो, सेकेंडरी एविडेंस पढ़ो बेयर एक्ट में और आंसर मिलेगा। करेक्ट आंसर इज ए, प्राइमरी एविडेंस। बेयर एक्ट देखो, प्राइमरी में क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document, ठीक है? हर पार्ट प्राइमरी एविडेंस ही माना जाएगा। और एक्सप्लेनेशन थी में भी लिखा है when a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, photography, each primary evidence of the content, सब primary evidence माने जाएंगे। Next question, according to section 46 of BSA, when character evidence is relevant in civil cases, ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले एविडेंस में पूछा गया था, अब बीएसए में पूछा है। कैरेक्टर एविडेंस कब रेलेवेंट होता है सिविल केसेस में? ऑप्शन ए, ऑलवेज रेलेवेंट टू प्रूव कंडक्ट, ऑप्शन बी, ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलेवेंट फैक्ट, ऑप्शन सी, नेवर रेलेवेंट, या फिर ऑप्शन डी, ओनली इन क्रिमिनल केसेस। करेक्ट आंसर इज बी, ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 46 जाके देखोगे तो क्या है, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इज इररेलेवेंट, तो नॉर्मली सिविल केसेस में इररेलेवेंट होता है, except in so far as such character appears from facts otherwise relevant। सेम लाइन यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है, ठीक है? तो 46 इज द आंसर, ठीक है? तो ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलेवेंट फैक्ट इज द आंसर। As per section 78 subclause 2 of BSA, presumption about the officer signing or certifying a document is ऑप्शन ए, ऑफिसर सिग्नेचर इज अस्यूम टू बी फोर्जरी, मान के चलते हैं फर्जी सिग्नेचर है। ऑप्शन बी, ऑफिसर डिड नॉट होल्ड द क्लेम्ड ऑफिसर कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ साइनिंग, साइन करते वक्त जो उसका ऑफिसर कैरेक्टर जो वो क्लेम करते हैं उसको उसने होल्ड नहीं किया। ऑप्शन सी, ऑफिसर हेल्ड द ऑफिशियल कैरेक्टर क्लेम व्हेन साइनिंग और सर्टिफाइंग द डॉक्यूमेंट, या फिर ऑप्शन डी, द डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफिशियल का कैरेक्टर, ठीक है? करेक्ट आंसर इज सी, ऑफिशियल हेल्ड द ऑफिशियल कैरेक्टर क्लेम्ड व्हेन साइनिंग और सर्टिफाइंग द डॉक्यूमेंट। सेक्शन 78 पे जाओ, सब क्लॉज 2 पढ़ो, आंसर तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है द कोर्ट शैल आल्सो प्रिज्यूम दैट एनी ऑफिसर बाय whom any such document is to be signed or certified held when he signed it the official character which he claims in such paper। Next question. Under section 146 of BSA, when the leading questions are permissible in court proceedings, सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, जो एविडेंस में था आपकी बीएसए में पूछ लिया है। लीडिंग क्वेश्चन किस केस में परमिसिबल है कोर्ट में? ऑप्शन ए, लीडिंग क्वेश्चन आर ऑलवेज अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ विदाउट रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन बी, लीडिंग क्वेश्चन आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी, लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, या फिर ऑप्शन डी, लीडिंग क्वेश्चंस आर परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एंड व्हेन मैटर्स आर इंट्रोडक्टरी, अनडिस्प्यूटेड और सफिशिएंटली प्रूव्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखो 146 लीडिंग क्वेश्चन की बात करता है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया था इन्होंने, ऑलवेज अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, ये बात गलत है। नॉट अलाउड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन गलत है, क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउड होता है, ठीक है?
और चौथा क्या दिया है, चौथा तो सही है। थर्ड क्या दिया है, लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन सब में अलाउड नहीं है, कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, वी आर डन विद अ पार्ट 4 हियर। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 5, एंड वी विल रैप अप एविडेंस। और हम इसके तुरंत बाद एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। एक पार्ट होगा मे बी, अगर लंबा रखेंगे तो एक पार्ट, अदरवाइज दो में डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट। आप कमेंट में बताना आपको कैसे चाहिए, एक ही में कर दें या दो में डिवाइड कर दें। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आज एनवायरनमेंट भी रैप अप हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 5 के लिए बने रहना, और जितने प्रीवियस पार्ट्स आ चुके हैं उन्हें जाके जरूर देखो। एविडेंस कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, डॉक्ट्रिन्स कम है, केस लॉस थोड़े कम है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। 8 क्वेश्चन आते हैं, रिटर्न रेशियो बहुत अच्छा है, बेयर एक्ट बहुत छोटा है इसका, और बीएसए के क्वेश्चंस भी आपने इस पार्ट में देखा आसान है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आप सोच के समझ के आराम से सॉल्व करोगे, सब हो जाएगा। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड जो भी डाउट्स हो कमेंट में ज़रूर पूछना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।